नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, इस्लाम की धार्मिक पवित्रता का सम्मान और विभाजनकारी बयानबाजी न करने पर दोनों देश हुए सहमत। सीतापुर में आस्था के साथ खिलवाड़ की तस्वीर, शौचालय में देवी देवताओं की तस्वीर वाली लगी टाइल्स, मामले में 2 गिरफ्तार। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 500 से ज्यादा लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए ड्राई डे का ऐलान, इतने दिन बंद रहेगी शराब की दुकान। और धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग पर बोले सीएम नीतीश, बिहार में इसकी जरूरत नहीं, अलर्ट रहती है सरकार। देश में नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, मगर इस मामले पर जो है तेहरान में राजनयिक ऐतराज जताने वाले ईरान के विदेश मंत्री अमीर न केवल 3 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली आए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात भी की। बीते दिन ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के साथ इस्लाम की धार्मिक पवित्रता का सम्मान करने और विभाजनकारी बयानबाजी न करने की जरूरत पर दोनों देश सहमत हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन ट्वीट कर ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर से हुई शिष्टाचार मुलाकात पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेहमान नेता के साथ हुई बातचीत में भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने रिश्तों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आपसी संबंधों से न केवल दोनों देशों का फायदा हुआ है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा व समृद्धि को भी मजबूती मिली है। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री की भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात हुई थी। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जहां भारत और ईरान के बीच साझेदारी के नए रोड मैप पर चर्चा हुई, वहीं अफगानिस्तान के हालात समेत क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच न्यायिक सहयोग के एक समझौते पर भी मोहर लगाई गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रईसी की जल्दी मुलाकात पर भी बात हुई। अमेरिकी मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से भी हुई और ईरान से राष्ट्रपति रईसी की सरकार आने के बाद विदेश मंत्री स्तर का यह पहला भारत दौरा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आस्था से खिलवाड़ की नई तस्वीर देखने को मिल रही है। यहां ग्राम पंचायत के बनाए गए शौचालय में देवी देवताओं की तस्वीर वाली टाइल्स लगाने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक शौचालय में देवी देवताओं की तस्वीर देख ग्रामीणों में गुस्सा पैदा हो गया, जिसके बाद मामले की शिकायत की गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की नाराजगी के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हरकत में आई और 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य शख्स को भी आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस ने जिन 3 लोगों को आरोपी बनाया उसमें महिला ग्राम प्रधान रेशमा, उनका बेटा मोहले और एक और सहयोगी रहमुल्ला शामिल है। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल की शिकायत पर इन तीनों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2018-19 में शौचालय को बनाया गया था। गिरफ्तार महिला ग्राम प्रधान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। उनके मुताबिक शौचालय के निर्माण 4 साल पहले हुआ था, जिस वक्त वो ग्राम प्रधान नहीं थी। दिल्ली एनसीआर में लगभग 500 से ज्यादा लोगों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के थाना सेक्टर 24 के पुलिस की बदमाशों के साथ पहले मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से अवैध हथियार, लूट में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल और कई जगहों से लूटी हुई 6 सोने की चैन भी बरामद की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बदमाशों पर अब तक एनसीआर में 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और यह अब तक 500 से ज्यादा लूटपाट को अंजाम दे चुके हैं। नोएडा पुलिस के इस गैंग की गिरफ्तारी करने पर नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि दरअसल 8 जून की सुबह पुलिस जब सेक्टर 33 के पास चेकिंग कर रही थी, तब पुलिस को मोटरसाइकिल पर कुछ लोग नजर आए। पुलिस को इन पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें रुकने का इशारा दिया, लेकिन यह बदमाश रुकने की जगह पुलिस पर ही गोलियां बरसाने लगे, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इन पर गोली चलाई। पुलिस ने जब गोली चलाई तो 2 बदमाश घायल हो चुके
और अपने दोस्तों साथियों को गोली लगता देखकर उनका तीसरा साथी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तीसरे साथी का पीछा करके उसे गिरफ्तार कर लिया। यह गैंग अब तक 500 से ज्यादा लोगों के साथ लूटपाट कर चुका है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने की 6 चैन, 2 देसी पिस्तौल, लूट में इस्तेमाल करने वाली बाइक और 1 कांटा बरामद किया। बदमाशों को सेक्टर 24 की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और यह इससे पहले कई बार यहां लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं और पूरे एनसीआर में 500 से ज्यादा लूटपाट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली में राजेंद्र नगर उपचुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र में शराब की दुकानें 21 जून शाम 5 बजे से 23 जून को मतदान संपन्न होने तक बंद रहेंगी। आपको बता दें कि आबकारी विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि ड्राई दिवस मतगणना के दिन भी जारी रहेगा, यानी कि शराब की दुकानें 26 जून को भी बंद रहेंगी। आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव के लिए सीट से अपने एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने पूर्व पार्षद राजेश भाटिया पर भरोसा जताया। कांग्रेस ने भी पूर्व पार्षद प्रेमलता को टिकट दिया है। राजेंद्र नगर सीट से आपके राघव चड्ढा विधायक थे, लेकिन राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए आप कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन भी कर दिया है। दिल्ली मुख्य निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट के अनुसार इस चुनाव के लिए कुल 32 नामांकन आए, जो 21 उम्मीदवारों ने इस चुनाव में दाखिल किए हैं। हलफनामों के अनुसार बीजेपी उम्मीदवार राजेश भाटिया सबसे अमीर हैं और इसके साथ ही आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के पास सबसे कम संपत्ति है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमलता की चल संपत्ति वो 6,94,970.95 रुपए है। पूर्व निगम पार्षद भाटिया के पास भी चल संपत्ति दर्ज की गई है। देश के हरियाणा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों ने धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किए। बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग को लेकर बीजेपी हमेशा अपनी ही सरकार पर हमलावर रहती है और समय समय पर इस मांग को उठाती रहती है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के अन्य नेता राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग कर रहे थे। इस पर बिहार में बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सूबे में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार सरकार इसको लेकर हमेशा अलर्ट रहती है, सभी लोग शांति से रहते हैं, राज्य में पूरी तरह एकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में इस तरह का कोई कानून नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी धर्म के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, सभी यहाँ शांति से रहते हैं। बिहार में हम लोगों ने सब काम बेहतर तरीके से किया, यहाँ आपस में विवाद टकराव नहीं है। सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाता रहता है कि कोई गड़बड़ ना हो, सरकार हर समय सतर्क रहती है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को सीधा संदेश दिया है कि यह सब बिहार में नहीं होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के अन्य नेता राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग समय समय पर करते रहते हैं। साथ ही अल्पसंख्यक शब्द को खत्म कर देने की मांग भी बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के कई नेता करते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, इस्लाम की धार्मिक पवित्रता का सम्मान और विभाजनकारी बयानबाजी न करने पर दोनों देश हुए सहमत। सीतापुर में आस्था के साथ खिलवाड़ की तस्वीर, शौचालय में देवी देवताओं की तस्वीर वाली लगी टाइल्स, मामले में 2 गिरफ्तार। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 500 से ज्यादा लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए ड्राई डे का ऐलान, इतने दिन बंद रहेगी शराब की दुकान। और धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग पर बोले सीएम नीतीश, बिहार में इसकी जरूरत नहीं, अलर्ट रहती है सरकार। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनए टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, तो शायद इसलिए
क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं एक से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तराखंड में अब एटीएम से लोग अनाज भी ले सकेंगे। राज्य में जल्द सरकार फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने जा रही है। विश्व खाद्य योजना के तहत ये योजना प्रदेश में शुरू होने जा रही है। जैसे लोग एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं वैसे ही एटीएम से अनाज निकलेगा और पूरे देश में उत्तराखंड ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बनेगा। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर राशन पाने वाले पात्र लोग अब इस योजना का लाभ जल्द उठा सकेंगे। साथ ही राशन की दुकानों पर लाइन लगाने की झंझट से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्यन ने कहा कि विश्व खाद्य योजना के तहत ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य में शुरू की जाएगी। दरअसल फूड ग्रेन एटीएम पैसे निकालने वाली एटीएम मशीन की तरह ही है और विश्व खाद्य योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को उत्तराखंड में मंजूरी मिल गई है। पात्र लोग इसका फायदा ले सकेंगे। अभी पूरे देश में ये योजना सिर्फ ओडिशा और हरियाणा में चल रही है। अब उत्तराखंड देश का ऐसा तीसरा राज्य बनने जा रहा है। इसका सिस्टम एटीएम मशीन की तरह ही है, साथ ही इसकी स्क्रीन भी एटीएम की तरह है। राशन कार्ड धारक यानी कि पात्र लोग एटीएम मशीन से चावल, दाल, गेहूं निकाल सकेंगे। ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है जिसे जल्द शुरू किया जाएगा। इस योजना की जानकारी देते हुए रेखा आर्य ने कहा कि पात्र लोगों का एटीएम कार्ड की तरह राशन के लिए एटीएम बनेगा। इससे लोगों को भी ये लाभ मिलेगा कि व्यक्ति कहीं से भी अपना राशन ले सकेंगे। रेखा आर्य ने कहा कि पहले एक ट्रायल के तौर पर इसकी शुरुआत की जाएगी। ये योजना सफल रही तो फिर पूरे प्रदेश में से लागू कर दिया जाएगा। लोकसभा उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में बसपा चीफ मायावती का नाम भी शामिल है। बड़ी बात यह है कि सतीश मिश्रा का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह भी सूची में शामिल किए गए। बीएसपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पार्टी चीफ मायावती, भीम राजभर, मुनकाद अली, विजय प्रताप, राजकुमार गौतम, उमाशंकर सिंह, विजय प्रताप, मनोज कुमार, हरीश चंद्र गौतम, ओंकार शास्त्री, डॉक्टर बलिराम और इंदर राम के साथ अन्य लोग भी शामिल किए गए हैं। और 7 विधान सीटों पर उपचुनाव के लिए आयोग ने तारीख की घोषणा भी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 23 जून को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 26 जून को होगी। चुनाव आयोग ने पंजाब की संगरूर, यूपी की रामपुर, आजमगढ़ जो है लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा भी की है। संगरूर सीट भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी। वहीं रामपुर सीट आजम खां के लोकसभा सदस्यता से इस्तीफे के बाद खाली हुई है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद चुने गए थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में सेंधमारी की आशंका की वजह से बाड़ेबंदी में शामिल कांग्रेस और समर्पित विधायक गुरुवार को जयपुर लौटेंगे। वह उदयपुर से विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से विधायकों को बसों से दिल्ली रोड स्थित कुकस के पास एक लग्जरी होटल में ले जाया जाएगा। होटल में तमाम विधायक रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद अगले दिन 10 जून को सुबह 9 बजे होटल से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि करीब एक सप्ताह से कांग्रेस विधायक उदयपुर के ताज अरावली रिसोर्ट में बाड़ेबंदी में रह रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए 3 सीटों के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तीसरी सीट पर पेच फंस गया है। दरअसल भाजपा समर्पित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा के मैदान में आने से कांग्रेस को अपने विधायकों में सेंधमारी की आशंका सता रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी जयपुर पहुंच गए। गहलोत के साथ कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी भी जयपुर पहुंच चुके हैं। राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया। यहाँ 4 सीटों के लिए सीधी फाइट हो रही है और यहाँ एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 वोट चाहिए।
कांग्रेस से 3 उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी मैदान में आ गए और हर उम्मीदवार को जीत के लिए 41 विधायकों के वोट चाहिए। तीनों उम्मीदवारों के लिए 123 विधायकों के वोट जरूरी हैं। बदले में हालात में अगर 3 विधायकों के वोट भी इधर उधर हो गए तो कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार की हार हो सकती है। उत्तर प्रदेश 13 सीटों पर विधान परिषद चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सपा के इन सभी उम्मीदवारों की जीत भी तय मानी जा रही है। हालांकि पार्टी ने इन सीटों पर अपने गठबंधन के एक भी उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। ऐसे में अखिलेश यादव से गठबंधन के 3 बड़े दल नाराज बताए जा रहे हैं। सपा गठबंधन में गुरुवार को एक बार फिर बिखरता दिखाई दे रही है। गठबंधन के तीनों दलों ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीट नहीं मिलने से सपा गठबंधन के 3 दल अखिलेश यादव से नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब आजम खां की नाराजगी दूर होने के बाद पार्टी को अपने गठबंधन दलों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं मिलने से ओपी राजभर की प्रसुपा, केशव देव मौर्य की महान दल, संजय सिंह चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, चाचा शिवपाल ने सपा के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गठबंधन से कोई उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर केशव देव मौर्य ने कहा कि वो अब किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव से बातचीत नहीं करेंगे। वहीं जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने सपा प्रमुख पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उधर सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर, उनके बेटे अरविंद और अरुण राजभर ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं चाचा शिवपाल यादव ने तो पहले ही बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यूपी में प्रचंड गर्मी का प्रकोप गुरुवार को भी बरकरार रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रयागराज, कानपुर, आगरा, बांदा और झांसी सहित कई जिलों में लू चलेगी, जिसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच राहत की बात यह है कि गुरुवार को पूर्वी और तराई यूपी के जिलों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें या धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। इससे पहले बुधवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 ज्यादा यानी कि 42.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं यूपी में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान फतेहगढ़ में 45.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद प्रदेश में प्रयागराज, बांदा, झांसी और आगरा में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री रहा। वाराणसी में 44.4 रिकॉर्ड दर्ज हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 25 जून तक मानसून की दस्तक हो सकती है। दूसरी तरफ प्रदेश के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा से खराब श्रेणी में है और जल्द ही मौसम में परिवर्तन देखने को भी मिलेगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, इस्लाम की धार्मिक पवित्रता का सम्मान और विभाजनकारी बयानबाजी न करने पर दोनों देश हुए सहमत। सीतापुर में आस्था के साथ खिलवाड़ की तस्वीर, शौचालय में देवी देवताओं की तस्वीर वाली लगी टाइल्स, मामले में 2 गिरफ्तार। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 500 से ज्यादा लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए ड्राई डे का ऐलान, इतने दिन बंद रहेगी शराब की दुकान। और धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग पर बोले सीएम नीतीश, बिहार में इसकी जरूरत नहीं, अलर्ट रहती है सरकार। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनए टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
समाजवादी पार्टी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बुधवार को जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने राज्य में हो रहे आजमगढ़ और रामपुर सीटों पर उपचुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा अपने ही बुने जाल में फंस गई है। जिस ढंग से उन्होंने अराजकता को बढ़ावा दिया और बैड एलिमेंट को लेकर साथ चले हैं, इसलिए उन्हें प्रदेश के सभी चुनाव में जनता ने नकार दिया। डिप्टी सीएम ने लोकसभा उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के दोनों उम्मीदवार लोकसभा का उपचुनाव भारी मतों से जीतेंगे। वहीं उन्होंने कानपुर हिंसा के बाद कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज्य है और किसी भी स्थिति में कानून तोड़ने वालों को सड़क पर निकलने की इजाजत नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। यूपी में सब लोग सुरक्षित है, किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं विधान परिषद चुनाव में सपा गठबंधन में मची खलबली और सहयोगियों के बीजेपी में आने का सवाल उनसे किया गया। इस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी की रीति नीति में जो भरोसा करते हैं उन पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व विचार करता है। ऐसे सभी लोगों का हम लगातार स्वागत करते हैं जो हमारी रीति नीतियों में भरोसा करते हैं, राष्ट्रवाद की भावना के साथ हैं। ऐसे जो भी व्यक्ति आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद पर एक टीवी डिबेट के दौरान अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की है और इसके साथ ही पैगंबर मोहम्मद को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और गलत जानकारी देने के खिलाफ 8 अन्य लोगों पर भी एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने इन लोगों के खिलाफ अलग अलग प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से दर्ज दूसरी एफआईआर में बीजेपी के नवीन जिंदल, पत्रकार सभा नकवी का भी नाम शामिल किया गया है। इसमें शादाब चौहान, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा शकुन का नाम शामिल है। दिल्ली पुलिस अब इन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की तैयारी में है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इन सभी को सभी के खिलाफ वैमनस्य फैलाने और भड़काने और आपसी भाईचारे में दरार डालने के खिलाफ संलिप्त रहने के लिए विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर रविवार को बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया था, जबकि नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया था। हालांकि मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसने विवादित टिप्पणी के बाद जान से उन्हें मारने की धमकी मिल रही है। शिकायत दर्ज कराने के बाद नुपुर शर्मा को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद मिल रही जान से मारने की धमकी को लेकर नुपुर शर्मा और उनके परिवार को सुरक्षा दी गई है। नुपुर शर्मा ने 27 मई को ट्वीट करते हुए अपने पार्टी की सदस्यता से बाहर आने की बात कही थी। ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट पर गुरुवार को किसान महापंचायत करेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को महापंचायत करेंगे। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे। किसानों की मांगों को लेकर इस महापंचायत में ऐलान किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। ग्रेटर नोएडा में गुरुवार को जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास किसानों की महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी रहेंगे। किसानों के द्वारा होने वाले महापंचायत के आयोजन को लेकर किसानों के साथ बातचीत भी की गई है। किसानों ने बताया कि हमारी समस्या क्या है, जिसको लेकर हम लोग महापंचायत करने जाएंगे। किसानों ने कहा कि जो भी महापंचायत का फैसला होगा वह हम लोग मानेंगे। मुख्य रूप से किसानों के मुआवजे की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, सड़क की समस्या है। किसान रियासत अली का कहना है कि गुरुवार को जो महापंचायत होने जा रही है, हमने अपनी गायों का भी इंतजाम कर लिया है। जैसे हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा वैसे हम चलने के लिए तैयार हैं। गुरुवार को टिकैत साहब भी आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में जो भी फैसला लिया जाएगा उसके लिए हम सभी तैयार रहेंगे। वहीं गांव के एक और किसान का कहना है कि सरकार ने वादे किए थे कि किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। मुफ्त के बजाय किसानों को ट्यूबवेलों पर मीटर लगा दिए गए। 4 गुना सर्किल रेट मुआवजा देने का वादा किया गया था, वो भी नहीं किया गया। जो गांव एयरपोर्ट में उठा दिए गए हैं उनके रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। उनके निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। इस मीटिंग में ये बात भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बुधवार उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जिससे पूरे गांव और आसपास के इलाके में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार बालाघाट के एक गांव में कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से 5 लोगों की मौत हो गई
और एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि बालाघाट के कुदान गांव में कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से हुई दुर्घटना में अनमोल जिंदगियों के असमय निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यह गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। विनम्र श्रद्धांजलि। बालाघाट के बिरसा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत भूतना के गांव कुदान में गर्मी बढ़ने के कारण इन दिनों पानी की समस्या खड़ी हो गई है, जिसके कारण गांव के कुछ युवक ने एक कुएं की सफाई करने की सोची, जिसके बाद कुछ युवक कुएं की सफाई के लिए उसमें उतर गए। कुएं की सफाई के दौरान जमीन के नीचे से ही जहरीली गैस के रिसाव के कारण सभी बेहोश हो गए। जिसके बाद गांव वालों ने बड़ी मशक्कत कर सभी को बाहर निकाला, जिसके बाद ग्रामीण बेहोशी की हालत में सभी को लेकर बिरसा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के दौरान 5 युवकों को मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड में दूसरी बार बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद सरकार ने कामकाज तेज कर दिया है। अब राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर ली है, जिसके बाद राज्य सरकार बजट सत्र की तैयारियों में लग गई है। उत्तराखंड में 14 जून से बजट सत्र शुरू हो रहा है और ये राज्य में इस साल का पहला बजट सत्र होगा। उत्तराखंड में सरकार ने बजट सत्र से पहले गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक सभी वर्ग के लोगों से बजट को लेकर सुझाव भी मांगे। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने, पलायन को रोकने, होम स्टे को बढ़ाने पर के साथ साथ कृषि के क्षेत्र पर भी होगा। इसको लेकर सरकार ने हर वर्ग से सुझाव भी मांगे। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। पहली बार हमने प्रयास किया है कि प्रदेश में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे करीब 6 घंटे तक हमने बातचीत की। इस दौरान सीएम भी बैठक में मौजूद रहे। हमने सभी का सुझाव लिया है, हम सुझाव का बजट में अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा जोर है कि हम बजट को कैसे रोजगार परक बना सकें, जिससे हम पलायन को रोक सकें। इसके अलावा बागवानी और स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। कई जगहों से आवारा पशुओं की बात आ रही है, उसका भी ध्यान हम बजट के दौरान रखेंगे। हमारे बजट में कृषि से लेकर व्यापार तक सभी क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, इस्लाम की धार्मिक पवित्रता का सम्मान और विभाजनकारी बयानबाजी न करने पर दोनों देश हुए सहमत। सीतापुर में आस्था के साथ खिलवाड़ की तस्वीर, शौचालय में देवी देवताओं की तस्वीर वाली लगी टाइल्स, मामले में 2 गिरफ्तार। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 500 से ज्यादा लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए ड्राई डे का ऐलान, इतने दिन बंद रहेगी शराब की दुकान। और धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग पर बोले सीएम नीतीश, बिहार में इसकी जरूरत नहीं, अलर्ट रहती है सरकार।